हाय दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे कि सुपरवाइज़र जो होता है वो दो कैटेगरी का होता है। एक कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइज़र है और एक हमारा जो मेंटेनेंस कंपनी होता है, फैसिलिटी मैनेजमेंट, जो भी इंजीनियरिंग जो भी नाम होता है वो मेंटेनेंस कंपनी। हाय दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे कि जो सुपरवाइज़र होता है गल्फ कंट्री में, और वो सुपरवाइज़र का कैटेगरी जो होता है वो क्या क्या होता है, और सुपरवाइज़र का जो कैटेगरी है उसमें क्या क्या काम होता है, उसको क्या क्या काम करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। सही है। मेरे को बहुत सारे दोस्त भी कमेंट्स किया है कि सुपरवाइज़र जो होता है मेंटेनेंस कंपनी में जो सुपरवाइज़र होता है उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या टैलेंट होना चाहिए, उसके लिए सुपरवाइज़र बनने के लिए क्या हम लोग को प्रिपरेशन होना चाहिए। सही है। तो आज मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। आज मेरा छुट्टी भी है और मैं आप लोग के साथ बात कर सकता हूँ, और लाइव भी हम लोग आएंगे 3-4 बजे। और अभी मैं आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो सुपरवाइज़र है, दो टाइप का सुपरवाइज़र होता है। कंस्ट्रक्शन का पहले बता देता हूँ। जो कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइज़र होता है वो नॉर्मल काम होता है, इतना टेक्निकली काम इतना उनको करना नहीं पड़ता है, टेक्निकल के ऊपर जाना नहीं पड़ता है। जब टेक्निकल का काम आ जाता है तब कंपनी थर्ड पार्टी बुला के उसको करा देता है। सही है। लेकिन उनका जो काम है उनको साइट संभालना है। साइट का जो टारगेट रहेगा, जो काम रहेगा, वो काम को अच्छा से करके अपना टीम को, अपना जो ग्रुप है उसको कैसे अच्छा परफॉर्मेंस करके उसको अच्छा से काम को फिनिश करना है, वो उनका टारगेट रहता है। सही है। और बाकी मेंटेनेंस कंपनी में क्या होता है कि उसमें ज़्यादातर टेक्निकली के ऊपर काम करना पड़ता है। टेक्निकली मतलब हम लोग जैसे कोई नया सामान लगाया, नया मटेरियल आइटम कुछ लगा दिया, लेकिन उसका जो रिपेयरिंग करना पड़ता है ना, उसको टेक्निकली आइडिया नॉलेज होना चाहिए। जो उसके लिए अच्छा टेक्नीशियन चाहिए और अच्छा सुपरवाइज़र को भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस सुपरवाइज़र जो होता है वो नॉर्मल आदमी नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइज़र मेंटेनेंस कंपनी में सुपरवाइज़र में काम नहीं कर सकता है। क्यों? कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक सुपरवाइज़र है उसको एक ही ट्रेड का काम मालूम है। जैसे वो इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइज़र है, वो इलेक्ट्रिकल का काम के बारे में ही बता सकता है, या वो काम वो हैंडल कर सकता है। अभी एसी का काम हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, एचवीएसी का काम हो गया, जो भी फायर का काम हो गया, फायर लाइन का काम हो गया, तो उसमें उसका नॉलेज नहीं रहेगा, जो संभाल नहीं सकता है। सही है। तो पहले ये समझ लेने का कि हमको मेंटेनेंस कंपनी में, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में, इंजीनियरिंग कंपनी में हमको काम करना है, तो उससे पहले हमको मल्टी टैलेंट होना चाहिए, जो एमएपी का पूरा काम का बारे में मालूम होना चाहिए। सही है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का काम तो 100% मालूम होना चाहिए। उसका बाद जो हमारा एसी चिलर का काम होता है या प्लम्बिंग का काम होता है वो थोड़ा कम होगा तो चलेगा। क्यों? मेन रहता है इलेक्ट्रिकल बहुत रिस्कफुल काम रहता है, और रिपेयरिंग में, उसको रीचेंजिंग में, उसको अपडेट करने में उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है, और जो सामान होता है बहुत कीमती का मटेरियल होता है। सही है। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइज़र वो एमएपी कंपनी, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में, और थोड़ा काम उसको एमएपी का काम मालूम हो जाएगा, जैसे प्लम्बिंग का और एसी का और फायर फाइटिंग का, तो वो काम कर सकता है। सबसे इजी होता है एक इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइज़र को या एक इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर को फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में, मेंटेनेंस कंपनी में उसको सुपरवाइजिंग करने के लिए थोड़ा इजी क्यों हो जाता है। उसको मेन जो मुश्किल वाला काम है, ज़्यादा टैलेंट वाला काम है, रिस्क का काम है इलेक्ट्रिकल का, उसको पहले से मालूम होता है। जब वो काम पहले से मालूम हो जाता है तब उसको प्लम्बिंग और एसी का काम सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मेरा बोलने का यही है कि हमको एक मल्टी टैलेंट बनना पड़ेगा, जो पूरा एमएपी का काम समझ आएगा। उसका बाद हम लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट में जाएगा तो हमको इजीली जॉब मिल जाएगा और अच्छा सैलरी में। कोई कंपनी में, मेंटेनेंस कंपनी में इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइज़र है, इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइज़र भी रहता है सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए, लेकिन हर कंपनी में, ज़्यादा कंपनी में नहीं लेता है। एक ही ट्रेड के बारे में आपको काम मालूम है तो आपको जल्दी जॉब नहीं मिलेगा। आपको मेंटेनेंस कंपनी, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आपको जाना है, तीनों काम आपको मालूम होना चाहिए जो मैं बता दिया, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, एसी, फायर फाइटिंग। सही है। फायर फाइटिंग भी प्लम्बिंग का अंदर में आता है, लेकिन वो प्लम्बिंग से थोड़ा अलग टाइप का होता है, उसके ऊपर थोड़ा और भी जानकारी रखना ज़रूरी पड़ता है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि मेंटेनेंस कंपनी में सुपरवाइज़र को क्या टैलेंट होना चाहिए, और हाँ, सुपरवाइज़र जो है कैसे बनेगा, उसके पास क्या होना चाहिए, कोर्स क्या होना चाहिए, क्या उसका स्किल्ड लाइन कैसा होना चाहिए। पहले मैं बता देता हूँ, मेंटेनेंस कंपनी में ज़्यादातर डिप्लोमा और बीटेक आदमी को ही लिया जाता है। जो बीटेक इंजीनियर होगा
या बीटेक जो डिप्लोमा का जो इंजीनियर होगा वही लोग को जल्दी ही जॉब मिलता है। जिसका पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल नहीं है उसको जॉब नहीं मिलेगा मेंटेनेंस कंपनी में। सही है, सुपरवाइजर का भी जॉब नहीं मिलेगा। है तो इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग का कोर्स करके रखा है, लेकिन सुपरवाइजर का भी जॉब नहीं मिलेगा। तो जो आदमी को क्यों, अभी आपको पहले ये देखना है, जो हमारा मेंटेनेंस कंपनी है फैसिलिटी मैनेजमेंट, उसमें जो टेक्नीशियन लोग होता है ना, वो लोग भी इंटरव्यू का टाइम डिप्लोमा का ज़रूरत होता है। मिनिमम कम सैलरी में भी लेगा। ITI का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होता है। ITI या डिप्लोमा नहीं है तो कोई भी मेंटेनेंस कंपनी आपको टेक्नीशियन भी नहीं लेगा। सही है, तो ये दोनों आपका साथ होना चाहिए। उसके बाद काम का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब इंटरव्यू होगा वो प्रैक्टिकली के ऊपर होएगा। जैसे गल्फ में आप काम करेगा, गल्फ का काम के बारे में ही आपको इंटरव्यू होगा, जिसके हमको मिनिमम मेंटेनेंस कंपनी या फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में हमको 2 से 3 साल हम लोग को काम पहले से करना चाहिए। और उसके बाद में हमारे पास डिप्लोमा या हमारा ITI होना चाहिए एक टेक्नीशियन के लिए। और एक सुपरवाइज़र के लिए क्या होना चाहिए, उसका पास बीटेक है, बीटेक का उसके पास कोर्स है, सर्टिफिकेट है, और उसके बाद गल्फ में वो काम नहीं किया है तो फिर उसको भी कोई भी कंपनी मेंटेनेंस कंपनी नहीं लेगा। बहुत मुश्किल में एक कंपनी मिलेगा, फिर वो भी सैलरी बहुत कम है। मतलब जैसे एक इंजीनियर का, एक सुपरवाइज़र का मेंटेनेंस कंपनी में 6,000 से ज़्यादा सैलरी होता है। 1,20,000 हमारा इंडियन मनी। सही है, तो 1,20,000 जो इंडियन मनी एक सुपरवाइज़र को दिया जाता है, तो वो उसका पास गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर उसको उतना सैलरी नहीं मिलेगा। एक तो जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है एक सुपरवाइज़र को मेंटेनेंस कंपनी में, और ऊपर से उसको मिल जाता है भी 3,000 से 4,000 अंदर ही सैलरी मिलेगा, और बहुत मुश्किल में। सही है, तो उनका पास बीटेक है तो, और डिप्लोमा है तो, और गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है तो उतना भी नहीं मिलेगा। एक तो जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। कि जॉब किसको जल्दी मिलता है, जॉब ये लोग को जल्दी मिलता है सुपरवाइज़र के लिए जिसका पास बीटेक है। बीटेक और गल्फ का एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल होना चाहिए, और जिसका पास डिप्लोमा है उसको मिनिमम 10 साल होना चाहिए। तभी उसको 10 साल का क्या होना चाहिए, गल्फ का कंट्री में किधर भी UAE में या दूसरा कंट्री में उसको काम का नॉलेज होना चाहिए। काम करके उसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैसा प्रोजेक्ट वो हैंडल किया है, क्या किया है, उसका हिसाब से क्लाइंट उसको सिलेक्ट करता है। सही है, तो आप लोग को अभी समझ आया होगा। जो दोस्त लोग मेरे को पूछा था कि हमको मेंटेनेंस कंपनी में सुपरवाइज़र का होने के लिए क्या ज़रूरत है, पहले आपको ये है, 1 नंबर में आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा या बीटेक। सही है, उसका बाद आपको तीनों काम मालूम होना चाहिए, वो भी गल्फ का। गल्फ कंट्री में आप काम नहीं किया तो कोई भी कंपनी आपको सुपरवाइज़र में नहीं लेगा। इससे अच्छा कि उधर आप रुक के बार बार इंटरव्यू दे के आपको टाइम वेस्ट साल उधर वेस्ट करने से अच्छा है कि आप टेक्नीशियन में आ जाइए। टेक्नीशियन में आने के बाद आप एक ही ट्रेड में आ जाएगा, इधर आके तीनों काम आप सीख जाएगा। जब आपका साथ में मेंटेनेंस का जो टीम होता है बहुत छोटा टीम होता है, मतलब कंपनी बड़ा है, प्रोजेक्ट बड़ा बहुत रहता है। एक छोटा प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10 आदमी रहेगा। 10 आदमी से आपको तीनों आदमी का जो काम होता है, फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सब मिल के सब लोग करता है। जैसे मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए जाएगा तो मेरे साथ प्लम्बर और AC टेक्नीशियन भी जाता है हेल्प करने के लिए। जब हेल्प करने के लिए वो लोग जाता है तो मेरा काम को देख के 1 साल 2 साल जब करता है तो वो लोग भी पूरा इलेक्ट्रिकल के बारे में वो लोग को नॉलेज हो जाता है। तो जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ, मैं जाएगा प्लम्बिंग का या AC का काम करने के लिए, उन लोग का साथ हेल्प करने के लिए, उसको देख के मेरे को भी 2 साल के अंदर AC का, प्लम्बिंग का नॉलेज भी हो जाएगा, काम भी जानकारी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि 2 साल तक तो हम कमाएंगे। हमारा जो ट्रेड है, और मेंटेनेंस कंपनी में कोई भी एक ट्रेड में आप आएगा तो आप 1800 दिरहम से ज़्यादा, इंडिया का 36,000 से ज़्यादा सैलरी आपका स्टार्टिंग होगा। उसका बाद में आपका टैलेंट और आपका पास सर्टिफिकेट है डिप्लोमा या आपका पास ITI है तो आपको 2,000-3,000 तक भी मिलेगा। ये कि AC टेक्नीशियन जो है, जो 10 साल गल्फ में काम कर दिया, UAE में काम कर दिया, और उसके बाद डिप्लोमा है उसको 3,500, जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था, ये कि इंजीनियर से भी ज़्यादा सैलरी के टेक्नीशियन को होता है। वो किस लेवल पर होता है, किस जगह पर होता है, जो एक नया इंजीनियर आता है कोई भी कंपनी में, उसको इतना सैलरी नहीं मिलता है, 2,500-3,000 दिरहम उसको देता है। मेरा कंपनी में इंजीनियर लोग केरला से आया है, जो लोग को इधर का एक्सपीरियंस नहीं है, उसका पास डिप्लोमा है और वो इंडिया में काम किया है, लेकिन उसको 1,500 दिरहम सिर्फ एक टेक्नीशियन से भी कम सैलरी दिया है। सही है, तो 1,500 दिरहम उसको सैलरी, बेसिक सैलरी, और 1,500 दिरहम उसको रहने के लिए बाहर में जो बोलता है ना अकोमोडेशन का अलाउंस, वो दिया है। सही है, तो देखिए कि मतलब उसको 1,500 दिरहम है, एक टेक्नीशियन का सैलरी से कम है। एक टेक्नीशियन का सैलरी जो होता है 1,800 से ऊपर होता है। सही है, उसके बाद उसको ओवर टाइम भी है, और सुपरवाइजर लोग को ओवर टाइम नहीं होता है, इंजीनियर लोग को ओवर टाइम नहीं होता है।
तो इस लास्ट वीडियो में मैं यही बताया कि एक एसी टेक्नीशियन का सैलरी 3,500 दिरहम 4,000 तक इधर मिलता है, और एक इंजीनियर नया आएगा तो उसको गल्फ में एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको उससे कम सैलरी मिलेगा। तो मेरा बोलने का यही है, आपका पास टैलेंट है, आप टेक्नीशियन है, आप काम किया तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। आप आ जाइए इंटरव्यू फेस करके, आपको 2,000, 2,500, 3,000 तक सैलरी भी मिलेगा। उसके बाद आपको इधर आने का बाद आपका पास पहले से तो सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का या बीटेक का सर्टिफिकेट है। उसका बाद आपका पास प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि आप इलेक्ट्रिकल का डिवीज़न में तो बाकी दूसरा काम दो जल्दी पकड़ सकता है। एक इलेक्ट्रिकल का जो टेक्नीशियन होगा या इंजीनियर होगा तो वो जल्दी दूसरा ट्रेड का काम को जल्दी पकड़ेगा। तो जब आपको पूरा मालूम हो जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप वो कंपनी में भी आपको प्रमोशन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप कंपनी चेंज कर सकता है, दूसरा कंपनी में आप सीधा डायरेक्ट इंजीनियर में या सुपरवाइज़र में आप अप्लाई कर सकता है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत ईजी है, क्यों आपका पास में जॉब रहेगा और आप उधर जॉब दूसरा ढूंढ के उसको भी रेडी करके रख सकता है। तो जब आप दूसरा कंपनी में चला जाएगा और आपका पास 3 काम का नॉलेज है तो आपको कितना मिलेगा, जो 6-7 हज़ार दिरहम का सैलरी होता है जो इंजीनियर लोग को या सुपरवाइज़र लोग को, वो आपको मिल जाएगा। सही है, इंजीनियर सुपरवाइज़र से सैलरी का ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, लगभग 1,000-2,000 का दिरहम का ऊपर नीचे रहता है, लेकिन इतना ही मिलता है। सही है, तो जो भी मेरा दोस्त लोग है, आप लोग इंजीनियरिंग उधर डिप्लोमा किया है और वहाँ काम किया है, बहुत सारे आदमी कमेंट्स किया हम डिप्लोमा किया है और हम इंडिया में काम किया है 5 साल 3 साल, तो उधर का काम जो है वो हिसाब से आपको यहाँ काम नहीं मिलेगा। बहुत कुछ इसमें नया और चेंजिंग का काम मिलेगा। तो इधर का एक्सपीरियंस अलग है, इधर का सेफ्टी और इधर का जो भी मटेरियल है, इधर का रूल रेगुलेशन है बहुत थोड़ा अलग टाइप है, तो जो आपको अभी तक मालूम नहीं है। तो इसके लिए कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट में इंजीनियर में सुपरवाइज़र में नहीं लेगा। बहुत मुश्किल में कोई 1-2 कंपनी जिसके पास इधर आदमी नहीं होगा तो वो वहाँ से लेगा तो सुपरवाइज़र में ले सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है। तो इससे अच्छा आप एक टेक्नीशियन में आ जाइए, 6 महीना 1 साल काम करने के बाद आपको पूरा काम नॉलेज हो जाएगा। यहाँ से आप 1 साल के बाद भी दूसरा कंपनी में आप और थोड़ा अच्छा सैलरी में सुपरवाइज़र में या इंजीनियर में आपको ट्राई मारेगा, जिधर मिल गया तो ये कंपनी छोड़ के वहाँ जा सकता है। तो ये हो गया हमारा जो मेंटेनेंस कंपनी है, वो सुपरवाइज़र का टैलेंट इतना होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। उसके बाद उसको काम क्या करना पड़ता है। एक सुपरवाइज़र मेंटेनेंस कंपनी में सिर्फ एक अच्छा चेयर में एक सिस्टम पकड़ के एसी में दिन भर बैठा रहता है। उनका काम कुछ नहीं रहता है, सिर्फ ईमेल मेल को चेक करना है, रिप्लाई देना है। जो भी काम हो गया टेक्नीशियन लोग काम कर दिया उसको वो सिर्फ एक्सेल शीट बना के अपडेट करके सेव करके रखना है, और बाकी जो पेपर वर्क है उतना ही करता है। जो काम हम बोलता है, जो फिजिकली जो काम करना पड़ता है, कोई भी सुपरवाइज़र को हाथ लगाना नहीं पड़ता है। तो मेंटेनेंस कंपनी में जो टेक्नीशियन लोग होता है ना, वो भी सेम इंजीनियर का सुपरवाइज़र का टैलेंट वो लोग रखता है। वो लोग को भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट पूछा जाता है, वो लोग को भी ITI सर्टिफिकेट पूछा जाता है, वो लोग को भी 10 साल 5 साल काम नहीं किया तो वो लोग को नहीं लिया जाता है, और वो लोग का इंटरव्यू भी बहुत हार्ड होता है, जिस वजह से वो लोग को इंटरव्यू करने का टाइम पे पूरा चेक करके वो आदमी को सिलेक्ट किया जाता है। और सैलरी भी अच्छा देता है, 2,500, 2,000, 1,800, 3,000, 3,500 तक भी टेक्नीशियन का सैलरी रहता है। तो वो मेरा बोलने का यही है कि सुपरवाइज़र में आप एक बार आ गया तो आपकी इधर कोई टेंशन नहीं है। क्यों, इधर का जो टेक्नीशियन है वो हर उसका काम जो है उसको मालूम है, सुपरवाइज़र को कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो खुद उसका काम वो कर लेता है। सही है, सुपरवाइज़र ओनली मॉनिटरिंग करने के लिए, टीम को चलाने के लिए वो रहता है, नहीं तो बाकी जो काम होता है वो टेक्नीशियन लोग उसको संभाल लेता है। कभी कभी ज़्यादा, कभी कभी बोलेगा तो बहुत साल में 1 बार 2 बार जिस काम थोड़ा क्रिटिकल हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसी जगह पर सुपरवाइज़र को जाकर थोड़ा रुकना पड़ता है। बाकी नहीं तो साल भर उनको सिर्फ एसी रूम में बैठना है और बस थोड़ा मॉनिटरिंग करना है, वही है। सही है, तो मेरा बोलना क्या है, कंस्ट्रक्शन से सुपरवाइज़र जाने से अच्छा फैसिलिटी मैनेजमेंट में मेंटेनेंस कंपनी में आपको सुपरवाइज़र जब मिल जाता है तो फिर आपका किस्मत खुल जाएगा, क्योंकि इसमें सैलरी भी ज़्यादा है, मेहनत कुछ नहीं है। और यही जगह पे कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन में एक सुपरवाइज़र को सेम लेबर जैसा भाग दौड़ करना पड़ता है, ऑफिस से साइड से ऑफिस, दिन में 5 बार आना जाना, वो भी धूप पे गर्मी पे। कंस्ट्रक्शन जिधर नया बिल्डिंग बनेगा वहाँ तो एसी नहीं चलेगा। मेंटेनेंस कंपनी में कंप्लीट बिल्डिंग में मेंटेनेंस होता है, जहाँ एसी पूरा पहले से ही रेडी है, सब कुछ चालू बिल्डिंग है। सही है, ऑफिस हो या अपार्टमेंट हो या होटल हो, जिधर भी हो, बहुत मज़ा है उसमें काम करने के लिए। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन के लिए सुपरवाइज़र आएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसका ऊपर डेली शाम को प्रोग्रेस और उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, उसका बहुत सारा मीटिंग होता है, हर दिन मीटिंग होएगा, मैनेजर से बहुत बात सुनना पड़ेगा। कभी कभी गोरा लोग जो होता है वो गाली भी दे देता है, गाली भी सुनना पड़ेगा। तो ये सब उसको बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा। और सैलरी भी कितना रहेगा, मेंटेनेंस कंपनी में जो सुपरवाइज़र का सैलरी है उससे कम रहेगा।
सही है। मेंटेनेंस कंपनी में सुपरवाइज़र का सैलरी 6,000 से 10,000 तक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइज़र का सैलरी 10,000 तक इधर भी नहीं है, 4,000 5,000 इसी का अंदर है। अभी तो और भी कम हो गया, क्यों, अभी कंस्ट्रक्शन बहुत बंद हो गया, जिस वजह से काम कम है। अभी जितना भी कंपनी गल्फ में चल रहा है सब मेंटेनेंस कंपनी चल रहा है। जो भी मेरा दोस्त लोग ITI BTech करके उधर बैठा है, डिप्लोमा करके बैठा है, तो इधर कोई भी मेंटेनेंस कंपनी, बहुत सारा कंपनी जाता है। मैं आज भी आपको और नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबा हो जा रहा है। उसमें अभी ये एक हफ्ता का अंदर कौन सा कंपनी का इंटरव्यू है मैं आप लोग को अपडेट दूंगा, उसको बताऊंगा, सही है। और आप वो कंपनी में, आप इंडिया में है या अपना मतलब कोई भी, मेरा दोस्त लोग हर जगह देखता है, पाकिस्तान, हमारे एशिया में पूरा कंट्री में मेरा वीडियो आप लोग के पास पहुंचता है। हर कंट्री से मुझे मैसेज आता है, ईमेल आता है, और कमेंट्स भी बहुत सारा आदमी करता है कि हम लोग यहाँ से वीडियो देख रहा है, या आपका वीडियो ये अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, या इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, जो भी है मेरे को कमेंट्स आता है और मैं उसको भी थोड़ा ध्यान देता है। तो मेरा बोलने का है कि आप अपना मुल्क छोड़ के कोई भी मेंटेनेंस कंपनी में आप आ जाइए, या अपना मुल्क में है आप, वही मैं जो कंपनी का नाम बताऊंगा, जो नेक्स्ट एक हफ्ता का अंदर इंटरव्यू होने वाला है, तो वो कंपनी का मैं नाम बताऊंगा। उसमें आप लोग को वो पेपर ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको CV भेजने का, उसके बाद आप ईमेल में उन लोग को मैसेज भी करने का कि हमको जॉब ज़रूरत है, हमारा इंटरव्यू कब करना है, हमारा टैलेंट यही है, सब कुछ आप बताएगा। तो 10 कंपनी को बताएगा तो कम से कम 2 कंपनी तो आपका रिप्लाई करेगा, सही है। तो वहाँ बैठ के भी आप यहाँ का जॉब रेडी कर सकता है। और ये नहीं होता है आपसे, तो आप जाइए अगल बगल में जो आपका ऑफिस है अपना सिटी का अंदर, हर एक सिटी का अंदर, बड़ा सिटी का अंदर गल्फ में काम करने के लिए, भेजने के लिए एक HR ऑफिस होता है, वो ऑफिस में आप लोग जाइए, वहाँ से आपका CV दीजिए, और आप लोग वो लोग बात करके रखिए, नंबर दे के रखिए। जब कोई कंपनी आता है वो लोग आपको इन्फॉर्म करेगा, आप जाकर उधर इंटरव्यू दे के भी यहाँ आ सकता है, सही है। तो चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा, बात तो बहुत है, और मैं सोच रहा था लाइव से आप लोग से बात करने के लिए, आप लोग का जो भी कमेंट्स है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। आज मेरा रूम का AC भी ख़राब हो गया। अभी AC टेक्नीशियन इस टाइम बहुत सारे ज़रूरत है हर कंपनी में, और सैलरी भी अच्छा है, क्यों, जून से हमारा सितंबर तक इतना गर्मी रहता है यहाँ, 50 डिग्री सेल्सियस का ऊपर रहता है, 54-55 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिस वजह से जो AC हमारा होता है ना, वो उसको संभाल नहीं पाता है। छोटा छोटा जो AC होता है, विंडो AC या जो भी है स्प्लिट AC, जिस वजह से उसमें खराबी आ जाता है और बहुत सारे काम आता है। इतना बड़ा गल्फ का अंदर इतना AC लगा है कि AC का बिना तो कोई भी रूम इधर बनता नहीं है। तो वो काम के लिए बहुत सारे AC टेक्नीशियन को गर्मी का दिन में ज़रूरत पड़ता है, और वो आज भी हमारा रूम भी AC ख़राब है, और जिस वजह से हमारा रूम का भी देख सकते हैं आप, मेरे पसीना आ रहा है, फिर भी मैं आप लोग को, मेरा आज छुट्टी था, इसके लिए मैं सोचा कि ड्यूटी के ऊपर मैं आपसे बात नहीं कर सकता है। जो भी है प्रैक्टिकली हम लोग जो काम करते हैं उसके ऊपर वीडियो करके आप लोग को थोड़ा एक्सपीरियंस होने के लिए, जानकारी होने के लिए कैसे काम होता है फिजिकली, तो हम इसके लिए आप लोग को वहाँ उधर का वीडियो डालता है। लेकिन रूम पे बैठ के जैसे बात कर रहा है वहाँ से बात नहीं कर सकते, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। आज देखता होगा कि मेरा पसीना से कितना शरीर से पसीना जा रहा है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, आप लोग का साथ, आप मेरे जितना भी मेरा दोस्त लोग है, मेरे सब्सक्राइबर है, सब मेरे को लगता है कि मेरा साथ आप लोग फ्रेंडशिप कर लिया, जिस वजह से हम लोग बातें करते रहेंगे और हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते रहेंगे। जो भी आपको इन्फॉर्म चाहिए गल्फ के बारे में, या कोई बेकार होकर गाँव में बैठा है, इतना कंप्लीट करके उसका जो भी कोर्स है, उसका स्टडी है, फिर भी वो बेकार होकर बैठा है, तो हमारा साथ बात करके, हमारा वीडियो देख के, हमारा इन्फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ तो ज़रूर नॉलेज आएगा, जिस वजह से वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो ले सकता है, सही है। तो अभी मैं ये वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ, लेकिन इसके बाद और 2 वीडियो बनाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होएगा। आप लोग मेरा वीडियो देखिए और वीडियो को फुल देखिए, क्योंकि फुल देखने पर आपको कोई भी जगह पे कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मिल जाएगा जो आपका काम पाएगा, सही है। तो थैंक यू सो मच।